पर निम्नलिखित में से किन्हीं दो को सचित्र समझाइए। इनमें से दो को समझाना है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा हम समझाएं, इसमें हम तीनों बताएंगे, आपको तीनों बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो को सचित्र समझाइए। पहला है द्विकुंडली डीएनए की संरचना की विशेषताएं, दूसरा है पारितंत्र के घटक, तीसरा है मानव अंडाणु। तो यहाँ पर पहला है द्विकुंडली डीएनए की संरचना की विशेषताएं, हेडिंग डालना है और आप लोग नोट भी बनाते रहिए इसका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका डीएनए जो होता है कुछ ऐसे ही होता है, ये गड़बड़ बन गया था तो हम इसको क्या किए, गोज दिए, ठीक है। डीएनए में आपको बनाकर दिखा दे रहा हूँ, ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है आपका डीएनए, ऐसे बनता है ना डीएनए। और यहाँ पर जो आपका होता है जी होता है, और यहाँ पर जी एन या फिर क्या बोलते हैं जी ए और सी टी, डबल बांड ट्रिपल बांड ऐसे ऐसे बने होते हैं, ठीक है। इसमें भी आपका डबल बांड ट्रिपल बांड होता है, इसमें भी डबल बांड होता है, डबल बांड ट्रिपल बांड ऐसे ऐसे आपका बना होता है, ठीक ना। जीएन और सी टी सब जुड़े होते हैं, क्या होते हैं ये सब आपके, ये आपके क्या होते हैं राइबोसोम होते हैं, अरे क्या बोलते हैं इसको, ये गुआनिन है और ये एडेनिन है, साइटोसिन है और ये थायमिन है, ठीक है। ये आपके डीएनए में इतने घटक पाए जाते हैं। और आरएनए में आपका जो एडेनिन है जो थायमिन है, थायमिन के जगह पर यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखे 1953 ईस्वी में वाटसन एवं क्रिक डीएनए के द्विकुंडली मॉडल में कई विशेषताओं के बारे में बताया। क्या क्या बताया था, तो यहाँ पर देखिए विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है डीएनए में दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है, ठीक ना। ये जो आपको बताएं एक और एक दो, ठीक है, दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। आधार शर्करा एवं फास्फेट का बना होता है। जो इसका नीचे का भाग होता है वो किसका बना होता है, शर्करा और फास्फेट का बना होता है। दूसरी पॉइंट है दोनों श्रृंखलाएं प्रति समांतर समांतर ध्रुवता रखती हैं। एक श्रृंखला 3-1 से, ये वाली जो श्रृंखला है ये है जो आपकी 5-1 है, ये 3-1 है, ठीक है। तो ये 5-1 5 से आएगी, 5 मतलब ये 5-1 नहीं कहेंगे, इसको 5 मिनट कहेंगे। तो ये 5 मिनट से आती है, ये वाली तो 3 मिनट पर खत्म होती है, ठीक है, 3 मिनट पर। तो और ये वाली जो है 3 वाली जो है ये 5 पर खत्म होती है, ठीक है, ऐसे रहता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों श्रृंखला प्रति समांतर ध्रुवता रखती हैं। एक श्रृंखला 3 मिनट से 5 मिनट और दूसरी जो होती है 5 मिनट से 3 मिनट की ओर होती है, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया। और यहाँ पर देखिए तीसरा है कि नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं, इसमें जो क्षार पाए जाते हैं, ठीक ना, 4 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन क्षार हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। ये जो बांड आप अभी मैं आपको बताया डबल बांड ट्रिपल बांड इस प्रकार से जुड़े होते हैं। तो वो कौन सा बांड होता है, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होता है। और इसमें कौन सा, एडेनिन थायमिन से, जो आपका एडेनिन है वो किससे जुड़ा होता है, थायमिन से जुड़ा होता है। एडेनिन ए जो होता है वो किससे, थायमिन से जुड़ा होता है। और जो आपका ग्वानिन होता है जी, वो किससे जुड़ा होता है, साइटोसिन से, ठीक ना, ट्रिपल बांड। इसमें ट्रिपल बांड होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एडेनिन है, ये एडेनिन है, ये यहाँ पर मान लीजिए एडेनिन है, ठीक है, ये एडेनिन है, ये एडेनिन थायमिन से, और गुआनिन जो है आपका साइटोसिन से जुड़ा होता है, ठीक है, इस प्रकार से जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चौथी पॉइंट है एक लड़ी से दूसरी लड़ी के बीच की दूरी जो होती है 3.4 एंगस्ट्राम होती है। डीएनए की कुंडली का व्यास 20 एंगस्ट्राम होता है। जो आपका ये डीएनए में एक लड़ी से दूसरी लड़ी, ये वाला और ये वाला, इसके बीच की जो दूरी होती है, इसके बीच की दूरी होती है कितनी होती है, 3.5 होती है, 3.4 एंगस्ट्राम होती है। कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्राम होती है। और ये वाली जो दूरी होती है वो बता रहे हैं कि कुंडली का व्यास जो होता है, पूरा व्यास कितना होता है आपका, 20 एंगस्ट्राम होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात। अब चलते देखिए दूसरी पॉइंट है परितंत्र, पारितंत्र के घटक। पारितंत्र के जो घटक है वो सेट नंबर 3 में आपका हुआ है, 348 GI उसका कोड है। प्रश्न नंबर 7 का अथवा देखना है, चलिए हम लोग वहां पर चलते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन पूछा है कि पारितंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पारितंत्र के घटक, पारिस्थितिक तंत्र के मुख्यतया दो घटक होते हैं, जैविक तथा अजैविक घटक। कौन कौन से, जैविक घटक और अजैविक घटक होते हैं। तो देखिए पहला है जैविक घटक। देखिए पहला जैविक घटक, पारिस्थितिक तंत्र में 3 प्रकार के जैविक घटक होते हैं, स्वपोषी, परपोषी और अपघटक, ठीक ना। तो देखते हैं पहला स्वपोषी घटक क्या है।
हरे पादप पारितंत्र के स्वपोषी घटक होते हैं। जो हरे पौधे होते हैं, हरे वही क्या होते हैं, पारितंत्र के स्वपोषी घटक होते हैं। ये सौर ऊर्जा तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। हरे पादप उत्पादक भी कहलाते हैं। जो आपके हरे पौधे होते हैं उनको उत्पादक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पादक। उत्पादक आप पढ़े होंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा इसमें का परपोषी। परपोषी घटक ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ठीक ना। जो परपोषी घटक होते हैं ये अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं नहीं बनाते हैं। ये भोजन बनाने के लिए, भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। ये किस पर निर्भर रहते हैं, पौधों पर। जैसे आपके भैंस गोरू हो गया, ठीक ना, जो आपके जानवर होते हैं वो सब, ठीक है। इन्हें उपभोक्ता कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। तीसरी पॉइंट है अपघटक। अपघटक क्या है, ये जीव कार्बनिक पदार्थों को उनके अवयवों में तोड़ देते हैं। ये मुख्यतः उत्पादक व उपभोक्ता के मृत शरीर का अपघटन करते हैं। इन्हें मृत जीवी भी कहते हैं। सामान्यतः ये जीवाणु व कवक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, जीवाणु व कवक होते हैं। और देखिए दूसरी पॉइंट, दूसरा आपका है अजैविक घटक। पहला जैविक घटक में ये सब था, अब अजैविक घटक देखिए। किसी भी पारितंत्र के अजैविक घटक 3 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। कौन कौन से भाग में, देखिए जलवायु घटक और अकार्बनिक घटक। देखिए जल, ताप, प्रकाश आदि ये किस में आते हैं, जलवायु घटक में आते हैं। जलवायु घटक में क्या आएंगे, जल आएगा आपका, ताप आएगा, टेम्परेचर, प्रकाश आएगा, ठीक है। अकार्बनिक पदार्थ में क्या आएगा, C कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि ये विभिन्न चक्रों के माध्यम से जैव जगत में प्रवेश करते हैं, ठीक ना। किससे, विभिन्न चक्रों के माध्यम से जैव जगत में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं, अकार्बनिक पदार्थ हो गया। कार्बनिक पदार्थ देखिए, यहाँ पर एक कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि ये अपघटित होकर पुनः सरल अवयवों में बदल जाते हैं। जो आपके प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, जो वसा होता है, जो चर्बी होती है, ठीक है। ये अपघटित होकर यानी कि टूट करके पुनः सरल अवयव में यानी कि इजी, जो सरल अवयव होते हैं उनमें क्या होते हैं, बदल जाते हैं। कार्यात्मक दृष्टि से अजैविक घटक 2 भागों में विभाजित किए जाते हैं। जो आपके ये अजैविक घटक होते हैं 2 भागों में विभाजित किए जाते हैं, पदार्थ और ऊर्जा के भाग में इनको विभाजित किया जाता है। तो इतना लिख देंगे आप लोग, बहुत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब उसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी पॉइंट थी आपकी इसमें कि मानव अंडाणु, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 का जो 3 लिखना था। देखिए तीसरी पॉइंट है मानव अंडाणु। देखिए मानव के गोलाकार अंडाणु का व्यास लगभग 100 माइक्रो होता है। अंडाणु में ध्रुवण होता है। एक सिरा प्राणी ध्रुव तथा दूसरा सिरा वर्धी ध्रुव कहलाता है, ठीक है। प्राणी ध्रुव से वर्धी ध्रुव तक 8 जाने वाली काल्पनिक रेखा को प्राणी वर्धी अक्ष कहते हैं, ठीक है। प्राणी ध्रुव तक 8 जाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राणी वर्धी अक्ष कहते हैं, ठीक है। अंडाणु के मध्य में अगुणित केंद्रक होता है जो द्रव संचित करके थोड़ा फूल जाता है। इसे जननिक आशय भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये मानव अंडाणु की रचना है, इसको आप लोग को बनाना है, ठीक है। इसी प्रकार से एकदम बना लीजिएगा जैसे हम बनाए, ठीक है। ये देखिए आपका विटेलिन है, मेम्ब्रेन है। विटेलिन मेम्ब्रेन ये आपका होता है, जो झिल्ली होती है, ठीक है। और ये देखिए न्यूक्लियस है आपका, जो नाभि होता है न्यूक्लियस है, ठीक है, नाभिक है। और ये देखिए साइटोप्लाज्म, ये आपका क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये जोना पेलुसिडा, ठीक ना, ये है आपका। और ये देखिए कोरोना रेडिएटा, कोरोना से बचने के लिए यही बताता है, ठीक ना। कोरोना, इसका नाम इसीलिए कोरोना रेडिएटा है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर फिगर देख लिए। फिगर देखने के बाद आगे देखिए, अंडाणु कोशिका कला से घिरा रहता है। जो ये आपका अंडाणु होता है ये कोशिका कला से क्या होता है, घिरा रहता है। जिसे पीतक कला कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, पीतक कला कहते हैं। पीतक कला के बाहर एक पारदर्शी अकोषीय कला जोन पेलुसिडा होती है, ठीक ना। जोना पेलुसिडी के बाहर कोशिकाओं से बनी एक परत की होती है। इसे कोरोना एडिएटा कहते हैं। मानव सहित अन्य स्तनधारियों के अंडाणु में
पीतक नहीं होता है। ऐसे अंडाणु को अपीतकी या फिर एलेसीथल अंडाणु कहते हैं, ठीक है ना। जिन स्तनियों में अंडाणु में पीतक नहीं होता है, ऐसे अंडाणु को हम लोग क्या कहते हैं, अपीतकी या फिर एलेसीथल अंडाणु कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? आप लोग नोट करते रहिए, फिगर आप बना लीजिएगा। तो थैंक यू, बाय बाय फॉर वाचिंग माय वीडियो। इतने देर तक रुकने के लिए और मेरी वीडियो को एंजॉय करने के लिए बाय बाय।